आज हम भारत का विभाजन और स्वाधीनता का जो अंश हम पढ़ रहे थे उसके अंदर भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन की असफलता के साथ ही कांग्रेस की कार्य समिति में मतभेद हो गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो मद्रास प्रांत के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने कांग्रेस और लीग के मतभेद के कारण कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं बन पाने पर बहुत ही अफसोस जाहिर किया। उन्होंने मद्रास की लेजिस्लेटिव पार्टी में सबको इकट्ठा किया और वहाँ पर एक बैठक में प्रस्ताव पास करवाया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना के मार्ग की हर बाधा को दूर करे और यदि मुस्लिम लीग अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो संयुक्त भारत के कुछ क्षेत्रों को वहाँ के लोगों की इच्छा को अच्छी तरह से जान लेने के बाद अलग होने का अधिकार उनका मान लिया जाए। दूसरे शब्दों में मुस्लिम लीग के अलगाव के दावे को मान लेने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने भी सरकार का साथ दिया। सी राजगोपालाचार्य ने अपने विचारों के कारण कांग्रेस कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया और 10 जुलाई 1944 को उन्होंने CR फॉर्मूला के नाम से एक योजना प्रकाशित की। इस योजना की मुख्य बातें थी: मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और कांग्रेस को संक्रमण काल में आगामी सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देगी। यदि मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र भारत से अलग होने का निर्णय करते हैं तो उनका राज्य अलग बन जाएगा और दोनों राज्यों के बीच प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में एक संधि होगी। ये शर्तें तभी लागू होगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। इस फॉर्मूले पर सितंबर 1944 में गांधी जी और जिन्ना के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई, लेकिन जिन्ना ने मुख्य रूप से 3 कारणों से इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। पहला, उनके अनुसार इसमें मुसलमानों को अपूर्ण, अंगहीन और दीमक लगा हुआ पाकिस्तान दिया गया क्योंकि वह तो संपूर्ण बंगाल, असम, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत और बलूचिस्तान चाहते थे। दूसरा, इसमें जनमत संग्रह में गैर मुसलमानों को भी भाग लेने की अनुमति दी, लेकिन जिन्ना सिर्फ मुसलमानों को मताधिकार देना चाहते थे। तीसरा, इसमें प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में संयुक्त व्यवस्था का प्रस्ताव था जो जिन्ना मानने को तैयार नहीं थे। अतः ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला था, CR फॉर्मूला जिसे कहा जाता है, ये भी असफल हुआ। अब मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिम नेता भी जिन्ना का नेतृत्व स्वीकार करने लगे थे। उन्होंने भी जिन्ना की मांग मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वतंत्र राष्ट्र को समर्थन देना शुरू कर दिया। इसका अर्थ ये था कि अब देश का विभाजन होना तय हो गया। इसके बाद अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवल भारत के नए गवर्नर जनरल नियुक्त हुए और उनके द्वारा जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि मैं अपने थैले में बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ। अर्थात वो ये कहना चाहते थे कि वो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं जिससे भारत का विभाजन रुक भी सकता है, या यूँ कहिए कि मुस्लिम लीग और उसके कांग्रेस के बीच में समझौता भी हो सकता है। उधर सारे देश में कांग्रेस और लीग एक हो, गांधी जिन्ना बातचीत करें की हवा चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी तरह भी विभाजन के पक्षधर नहीं थे। अतः ये सब ये चाहते थे कि गांधी और जिन्ना के बीच में वार्ता हो जाए जिससे इस पर कोई समझौता हो सके। 1944 में वार्ता हुई, परंतु जिन्ना की जिससे वार्ता विफल हो गई। इससे पूरे देश में गौर निराशा फैल गई। 1945 में कांग्रेस और लीग के गतिरोध को दूर करने के लिए एक और प्रयास किया गया। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली के बीच बातचीत हुई और दोनों में तय हुआ कि एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए जिसमें कांग्रेस को 40% और मुस्लिम को 40% और शेष राजनीतिक दल को 20% का प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये समझौता वेवल के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा विचार विमर्श इसके बारे में किया और गृह सरकार अर्थात ब्रिटेन में जो गृह सरकार थी उससे बातचीत के लिए वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने भारत सचिव एमरी से बातचीत की। 14 जून 1945 को एमरी ने ब्रिटिश संसद में निम्न सदन में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में कांग्रेस और लीग की सरकार स्थापित करने को तैयार है और इस सरकार में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। अर्थात कांग्रेस लीग समझौते को उलट दिया।
4 जून 1945 को लॉर्ड वेवल भारत लौट आए और उन्होंने इस गतिरोध को, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में चल रहा था, उस गतिरोध को ख़त्म करने के लिए उनके द्वारा एक वेवल योजना दी गई। इस योजना की मुख्य बातें थी, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करने को तैयार है, जिसमें गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इस परिषद में मुसलमानों और सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। यह परिषद लगभग अस्थायी सरकार की भांति होगी। प्रतिरक्षा और सीमांत एवं कबायली मामलों को छोड़कर सभी मामले भारतीयों के पास रहेंगे। प्रांतों में गवर्नर शासन समाप्त करके मिलीजुली उत्तरदायी सरकारें स्थापित की जाएगी। इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको बाद में भारतीय स्वयं बनाएंगे। वेवल योजना पर विचार करने के लिए और वातावरण को अच्छा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को जेल से रिहा किया गया और एक जो इसका आयोजन करना था वो शिमला में किया गया, जिसमें कांग्रेस और लीग के अलावा नेशनलिस्ट पार्टी, यूरोपीय गुट के नेता, मौजूदा प्रांतीय सरकार के मुख्यमंत्री, सिखों के नेता, सभी को आमंत्रित किया गया। 25 जून 1945 को शिमला में अधिवेशन शुरू हुआ। पहले दिन योजना के मुख्य बिंदुओं पर सहमति रही। कांग्रेस ने सहमति इसलिए प्रदान की गई ताकि भारत की स्वतंत्रता निश्चित हो जाए। दूसरे दिन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के गठन की बात आई। वेवल ने कहा कि वे 14 सदस्य रखेंगे, 5 कांग्रेस दे दे और 5 नाम मुस्लिम लीग दे दे। 4 नाम वे स्वयं प्रस्तावित करेंगे। कांग्रेस ने मौलाना आज़ाद सहित 5 नाम दे दिए। वेवल ने खिज़िर हयात सहित 4 नाम रखे। बस इसी पर जिन्ना अड़ गए। उन्होंने कहा कि मुसलमान का नाम सिर्फ मुस्लिम लीग ही दे सकती है, दूसरा कोई नहीं। इस आधार पर जिन्ना ने मौलाना आज़ाद और खिज़िर हयात दोनों को कार्यकारिणी परिषद में लिए जाने का जोरदार विरोध किया। इस प्रकार जिन्ना की हठधर्मी तथा वेवल द्वारा जिन्ना को अत्यधिक महत्व देने के कारण शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन विफल हो गया। मौलाना आज़ाद ने कहा, मुस्लिम लीग का रुख सम्मेलन की असफलता के लिए जिम्मेदार है। अगर शिमला सम्मेलन असफल हुआ तो इसमें दोष अंग्रेजों का न था। असफलता का कारण सांप्रदायिक था, राजनीतिक नहीं। जिन्ना की जीत का कारण दूसरा ही था। वास्तव में पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार न थी। पश्चिमोत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के खिज़िर हयात खां मुख्यमंत्री थे और सिंध में कांग्रेस द्वारा समर्थित सर गुलाम हुसैन की सरकार थी। यही हालत असम की थी। बंगाल में गवर्नर का शासन था। ऐसी स्थिति में जिन्ना ये दिखाना चाहते थे कि केवल मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता है और कांग्रेस उच्च वर्ग के हिंदुओं का संगठन है। तो इस प्रकार शिमला सम्मेलन जो है वो भी पूरी तरह असफल हो गया। इसी बीच में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे चालू किए गए। जैसा आप सब जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी, जो जापान की सैनिक सहायता से भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की दृष्टि से उनके द्वारा इसका गठन किया गया था। परंतु जापान की पराजय और आत्मसमर्पण तथा सुभाष चंद्र बोस की आकस्मिक मृत्यु ने आज़ाद हिंद फौज को पस्त कर दिया और उसे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1945 में इसके अफसरों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और उनके विरुद्ध आरोप लगाया गया कि जापानियों की कैद में बंद भारतीय सैनिकों पर जुल्म कर उन्हें आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया गया और वे स्वयं भी युद्ध के दौरान भारतीय सेना को छोड़कर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इस मुकदमे का समाचार सुनकर भारतीय जनता उत्तेजित हो गई और कांग्रेस ने जनता की ओर से इन आज़ादी के दीवानों के पक्ष में मुकदमा लड़ने का निश्चय किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 वर्ष बाद वकील की अदालती पोशाक धारण की और लाल किला गए। सर तेज बहादुर सप्रू, भूलाबाई देसाई और अन्य विधिवेताओं ने भी अभ्युदयों के पक्ष में उच्च कोटि के तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन सैनिक न्यायालय ने तीनों को लंबी लंबी सजाएं दे दी। ये 3 जो व्यक्ति थे जिनके खिलाफ मुख्य रूप से दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था, वे थे आज़ाद हिंद फौज के चीफ स्टाफ कर्नल शाहनवाज खां, कैप्टन ढिल्लो और लेफ्टिनेंट लक्ष्मी सहगल। इस मुकदमे का फैसला सुनते ही भारतीयों ने एक स्वर में ब्रिटिश शासकों की इस कार्रवाई का घोर विरोध किया और ऐसे अवसर पर भी मुस्लिम लीग ने अपने आकाओं अर्थात अंग्रेजों को नाराज न करने की नीति अपनाई और वे चुपचाप तमाशा देखती रही। 22 नवंबर 1945 को लोग सड़कों पर आ गए।
जोरदार विरोध में जुलूस निकाला गया। ऐसा ही सब जगह मतलब अर्थात पूरे भारत में देखा गया। मुंबई में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए। आम जनता की क्रोधाग्नि से भयभीत होकर अंत में गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर तीनों अधिकारियों को क्षमा कर दिया। तो इस तरह से आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनके ऊपर ये जो मुकदमा चलाया गया, इसमें अंग्रेज़ों को आखिरकार अपनी हार माननी पड़ी। धन्यवाद।